आप सभी का स्वागत है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा संचालित इस पब्लिक स्कूल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सभी मान्यवरों को नमस्ते, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपकी परिसर अध्ययन भाग 1 विषय की शिक्षिका श्रुति परब। बच्चों, आसपास हमारे ये जो प्रकृति है, ये जो निसर्ग है, ये आसपास के परिसर में हम कितनी सारी चीजें देखते हैं। जैसे हम लोग आकाश देखते हैं, चांद, तारे, सूरज, सभी प्रकार के पहाड़, नदियां, सागर, कितनी सारी आसपास हम अपनी चीजों को देखते रहते हैं और इनके कारण हमारी ये शोभा बनी रहती है। ये जो बच्चों सजीव सृष्टि है, ये सजीव सृष्टि सिर्फ पृथ्वी ग्रह पर हमको दिखाई देती है। सभी प्रकार के सजीव पृथ्वी पर उपस्थित है। आप देखोगे बच्चों, अश्म युग से लेके आज तक ये जो सजीव सृष्टि है हम देखते आ रहे हैं। वही पेड़ पौधे, वही प्राणी, वही मानव, वही पहाड़, वही सब कुछ। तो ये जो सजीव सृष्टि है, ये पूरे वर्षानुवर्ष मतलब पूरे युगानुयुगों से चली आ रही है और इसका कारण ये है कि जीवन क्रम। बच्चों, पृथ्वी पर ये जो सजीव सृष्टि है, इसका जो हम लोग वर्गीकरण करेंगे तो इसके 2 प्रकार है। पहला प्रकार है वनस्पति जीवन और दूसरा प्रकार है प्राणी जीवन। वनस्पति जीवन में बच्चों सभी प्रकार के पेड़ पौधे, खेती, जितनी भी हरियाली है, घास है, ये सभी वनस्पति जीवन में जाएंगे। और जितने भी प्राणी हैं वो सभी प्राणी जीवन में जाएंगे। जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, जितने भी प्राणी हैं, उसी प्रकार जलचर प्राणी, उभयचर प्राणी, पंछी और मानव। जी बच्चों, हम ये मानव जो है ये भी प्राणी में ही जाएगा। मानव भी एक प्राणी है। तो बच्चों, ये जो वनस्पति जीवन है और प्राणी जीवन है, इसका अभ्यास हमको परिसर अभ्यास में करना होता है। आज का जो हमारा पाठ है प्राणी जीवन, इस प्राणी जीवन का अभ्यास हमें आज के पाठ में करना है। बच्चों, आज एक छोटी सी प्रार्थना है कि सब सुखी हो, सब निरोगी, सब सुखी हो, सब निरोगी, यही प्रार्थना हर द्वार से। सब सजीव सुखी रहे, सब प्राणी सुखी रहे, निरोगी रहे, इसी कामना के साथ हम अपनी क्लास में चलते हैं। अब मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैंने आपको बताया था कि हमारी ये जो क्लास है ये बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा संचालित है। बच्चों, लॉकडाउन चालू है, स्कूल बंद है, लेकिन हमारा अध्ययन अध्यापन सुचारू रूप से चालू है और इसका सारा श्रेय हमारे सारे प्यारे प्यारे बच्चों को जाता है। जी बच्चों, आप नियमित रूप से उपस्थित होकर, अच्छा प्रतिसाद देकर, हमें उत्तर देकर, प्रश्नों के जितने भी हम लोग आपको प्रश्न पूछते हैं उसके उत्तर आप अच्छे से देते हो और हमारा अध्ययन अध्यापन यशस्वी करते हो। तो मैं सभी बच्चों को धन्यवाद देती हूँ। आप इसी प्रकार से सहयोग देंगे। लेकिन बच्चों, आज भी कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो गांव में बैठे हैं, अध्यापन से, अध्ययन से वंचित है। तो जहां भी आपको पॉसिबल हो, आप इस पब्लिक स्कूल का उनको बताना है, ये लिंक उनको पहुंचाना है और उन्हें भी अपने साथ जोड़ना है और उन्हें भी इस पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है। मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ और अपने क्लास में हम लोग अपने अध्यापन की तासिका शुरू करते हैं। मैंने बताया था हमारे पृथ्वी पर जो सजीव सृष्टि है वो 2 प्रकार की है, एक वनस्पति जीवन और दूसरा प्राणी जीवन। बच्चों, आज का जो हमारा सुविचार है वो है आओ बचाए प्राणी जीवन। हाँ बच्चों, हमें प्राणियों का जीवन बचाना है। वनस्पति जीवन तो हमको बचाना ही, पेड़ पौधे लगाने हैं, पेड़ पौधों का ध्यान देना है, हरियाली रखनी है। उसी प्रकार हमको
प्राणियों को भी बचाना है। जानवरों के प्रति दया, करुणा हमारे मन में होना, यही शिक्षा का मूलाधार है। जानवर इंसान के दोस्त होते हैं। एक जानवर की आंखों में भाषा बोलने की क्षमता होती है। बच्चों, ये जो पालतू प्राणी हैं, ये हमारे इतने उपयोगी होते हैं। जैसे गाय दूध देती है, कुत्ता हमारे घर की रक्षा करता है, बिल्ली जो होती है वो चूहों से हमारे घर की रक्षा करती है। हर प्राणी का, हर पशु का, हर पक्षी का कुछ ना कुछ उपयोग अवश्य होता है। और ये जो उनका प्राणी जीवन वनस्पति जीवन पर निर्धारित है। हम एक दूसरे के ऊपर निर्धारित है, एक दूसरे के ऊपर आधारित है, तो हमको उनकी रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों, जानवर या प्राणी हम मनुष्य की तरह ही जीवित जीव है, जो कि बोल नहीं सकते। जी बच्चों, प्राणी बोल नहीं सकते। हम और प्राणियों में यही फर्क है कि मनुष्य बोल सकता है और प्राणी बोल नहीं सकते। मनुष्य सोच सकता है, विचार करने की क्षमता उसमें है, बौद्धिक क्षमता उसमें है, लेकिन प्राणियों में वो क्षमता नहीं है। लेकिन उनके अंदर प्रेम, कृतज्ञता और वफादारी को समझने की काफी शक्ति होती है। वे एक इंसान के अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। एक जानवर से मनुष्य को उसकी वफादारी और प्रेम करने के गुणों को सीखने की आवश्यकता है। जी बच्चों, हम जानवरों से कितना कुछ सीख सकते हैं। हम उनकी वफादारी, उनका उनके उनके मन में जो प्रेम होता है, उसका हमें आदर करना चाहिए। अर्थात जानवर हमारी करुणा और सम्मान के योग्य है। इसलिए हम सभी को जानवरों के प्रति नरम होना चाहिए और उनके जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। जानवरों को भी हम इंसान की तरह पीड़ा मुक्त जीवन जीने का अधिकार है। हमें जानवरों की देखभाल करने का जिम्मा उठाना चाहिए। प्राणियों के प्रति करुणा भाव हम सभी में होना आवश्यक है। जंगलों का विनाश यही प्रमुख कारण है कि जिससे पशुओं का जीवन संकट में हुआ है। बच्चों, जितना हो सके हमें पशुओं के प्रति प्रेम, दया भाव, करुणा रखते हुए उनके संवर्धन तथा रक्षा में सहायक होना है। कुत्ते बिल्लियों को पत्थर मारना, पूंछ पकड़ना, उन्हें परेशान करना गलत बात है। हम लोग तितलियों को पकड़ते हैं, तितलियों को हम लोग परेशान करते हैं, बहुत गलत बात है बच्चों। तो आज से हम स्वयं को बदलेंगे, प्राणियों की, पशुओं की रक्षा करेंगे और उनके प्रति स्नेह भाव रखेंगे। तो बच्चों, मेरी बात आपको ध्यान से सुननी है। प्राणी, पक्षी और जितने भी जीव है, उनके प्रति आपको करुणा रखनी है, दया भाव रखना है और प्रेम से उनके साथ व्यवहार करना है। हमारा विषय परिसर अध्ययन भाग 1 और हमारे पाठ का नाम है प्राणियों का जीवन कर्म और आपकी शिक्षिका श्रुति परब। बच्चों, आपको पता है इंसान का जो बच्चा होता है उसे क्या करते हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं उसको बेबी, गर्ल बेबी हुआ या बॉय बेबी हुआ, या फिर उसको लड़का हुआ, उसको लड़की हुई, ऐसे हम लोग बोलते हैं। उसी प्रकार बच्चों, प्राणियों को भी ऐसे ही कहा जाता है। जैसे कुत्ते का पिल्ला होता है, बिल्ली के बिलोटे होते हैं, बकरी के मेमने होते हैं, मुर्गे के बच्चों को चूजे कहते हैं और तितली के बच्चों को इल्ली कहते हैं। तो आज हमको ये शब्द ध्यान में रखना है और ध्यान से समझने हैं। जैसे कुत्ता और उसके बच्चों को क्या कहेंगे? पिल्ले। बिल्ली, बिल्ली के बच्चों को क्या कहेंगे? बिलोटे। बिलोटे, बिल्ली के बिलोटे होते हैं। बकरी के मेमने। जी बच्चों, बकरी के बच्चे को क्या कहेंगे? मेमने। मुर्गी के बच्चे को क्या कहेंगे? चूजे। जो मुर्गी अंडा देती है उससे चूजे निकलते हैं। और फिर है तितलियों का जीवन क्रम, अर्थात तितली के बच्चे को कहेंगे इल्ली। तितलियों के जीवन क्रम उसकी मुख्य 4 अवस्था होती है: अंडा, इल्ली, कोशिया और मादा तितली।
तो इनका अभ्यास हमको इस पाठ में करना है। बच्चों, मैंने क्या कहा था कि कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? पिल्ले। तो ये जो कुत्ता है और उसके जो पिल्ले हैं, इनमें बच्चों समानता दिखाई देती है। क्या क्या समानता है? कुत्ते को भी कान है, उसके बच्चे को भी कान है, उसी प्रकार पूंछ भी सेम है, आंखें भी सेम है, नाक मुंह भी सेम है, इनकी शारीरिक बनावट अर्थात रचना भी सेम है, रंग रूप इसमें लगभग हमें समानता दिखाई देती है। अर्थात हम देखकर बता सकते हैं कि ये कुत्ता का बच्चा है, क्योंकि वो सेम दिखाई देता है। आकार में छोटे होते हैं, लेकिन माँ में और उस बच्चों में अधिक समानता होती है। बच्चों, कुत्ते के पिल्ले लगभग सेम ही दिखते हैं, है कि नहीं? देखो, मालूम पड़ रहा है ना, ये उसी कुत्ते के बच्चे हैं। तो कुतिया जो है और उसके जो पिल्ले हैं सेम दिख रहे हैं। उसी प्रकार बिल्ली और उसके बिलोटे, ये भी रंग रूप आकार बनावट में सेम लगते हैं, है कि नहीं? बिल्ली को भी आपको प्यारी प्यारी बिल्लियां हम लोग देखते हैं अपने आसपास, कितनी सारी बिल्लियां होती है, और उसके जो बच्चे होते हैं अर्थात उसके जो बिलोटे होते हैं वो सेम दिखते हैं। माँ में और बिलोटों में समानता दिखाई देती है। देखो, ये है बिल्ली और ये है उसके बिलोटे। उसी प्रकार बच्चों गाय और उसका बछड़ा, गाय के बच्चे को क्या कहेंगे? बछड़ा। ये जो गाय है उसी प्रकार उसका बछड़ा भी सेम दिखता है, वही कान, वही पैर, वही पूंछ, और लगभग रंग भी समान होता है और समानता उनमें अधिक दिखाई देती है। मैंने कहा था बकरी के बच्चे को क्या कहेंगे? मेमने। तो बकरी और मेमने में भी समानता दिखाई देती है। जैसे बकरी दिखती है उसी प्रकार उसके बच्चे भी दिखाई देते हैं। बंदर, बंदर के बच्चे जो होते हैं वो बंदर की तरह ही दिखते हैं, और पता है बच्चों, वो भी उसी प्रकार शैतान होते हैं, एक जगह पर टिकते नहीं है। उसी प्रकार उनका रंग रूप और आकार होता है। हाथी, हाथी और हाथी के बच्चे भी सेम दिखाई देते हैं। अर्थात हमें एक बात को ध्यान में रखना है कि जितने भी प्राणी हैं वो अपनी तरह ही दूसरे जीव का निर्माण करते हैं। अर्थात हर सजीव अपने जैसा दूसरा जीव उत्पन्न करता है, निर्मित करता है, और इसी कारण हमारी सजीव सृष्टि आज तक बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि हर सजीव अपने जैसा दूसरा जीव निर्माण करता है। जैसे इंसान बच्चे को जन्म देता है, हाथीनी जो होती है वो अपने बच्चों को जन्म देती है, बंदर अपने बच्चों को जन्म देता है, बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है, कीड़े मकोड़े कीटक अपनी और दूसरे जीव का सेम उसका निर्माण करता है। और इसीलिए बच्चों ये जीवन क्रम जो है, ये जीवन क्रम शुरू है और अंत तक शुरू रहेगा। देखो, उनमें कितनी समानता आप एक बार देख सकते हो। बिल्ली और बिल्ली के बच्चों में समानता देख सकते हो, हाथी और हाथी के बच्चों में समानता देख सकते हो, मेमने और बकरी में समानता देख सकते हो, बंदर और उसके बच्चों में समानता देख सकते हो। बच्चों, हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के प्राणी तथा सूक्ष्म जीव देखते हैं। विभिन्न प्राणी अलग अलग प्रकार से अपनी संतानों को, बच्चों को जन्म देते हैं। विभिन्न प्राणियों का विकास और वृद्धि भी अलग अलग प्रकार से होती है। जी बच्चों, मैंने आपको बताया कि हर सजीव अपने जैसे दूसरे जीव का निर्माण करता है, लेकिन उसकी जो पद्धति होती है वो अलग होती है। अर्थात जीवन क्रम का जो उनका मेथड है या पद्धति है वो 3 प्रकार की होती है। पहली है माँ के उदर से अर्थात माँ के पेट से, दूसरा है अंडों से, और तीसरा है रूपांतरण से। देखो बच्चों, मैंने क्या कहा था कि अपने जैसे दूसरा सजीव निर्माण कैसे होता है? तो एक अंडों द्वारा
जैसे पक्षी, जितने भी पक्षी है अंडे देते हैं, जितने भी प्राणी हैं अपने जैसे दूसरे बच्चों को जन्म देते हैं। माँ के पेट से उनका जन्म होता है, माँ के उदर से उनका जन्म होता है। और तीसरा मैंने कहा था रूपांतरण। रूपांतरण अर्थात उसकी जो अवस्था होती है वो अवस्था विकसित हो जाती है और उसका रूपांतरण होता है। इस चार्ट द्वारा बच्चों हमको समझना है कि ये जो बच्चे हैं कैसे पैदा होते हैं। जो मैंने पद्धति आपको बताई वो 3 प्रकार की है। पहला है प्राणी अंडे देते हैं, पक्षी अंडे देते हैं। तो पहला है अंडे देने वाले प्राणी। अंडे देने वाले प्राणी कौन कौन है? पक्षी, मछलियां, मेंढक, सांप, चींटियां। इनके बच्चे अंडों में से बाहर निकलते हैं। कौवा, मकड़ी, गिरगिट जैसे कुछ प्राणी अंडे देते हैं। जितने भी पक्षी है बच्चों अंडे देते हैं और अपने बच्चों को निर्मित करते हैं। अर्थात अंडों से उनकी निर्मित होती है, उनका जीवन क्रम चलता है। दूसरा है बच्चों माँ के पेट से या माँ के उदर से। उदर मतलब पेट, उदर का समानार्थी शब्द क्या है? पेट। माँ के उदर से, माँ के पेट से जन्म लेने वाले प्राणी जैसे गाय, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य। जी बच्चों, हम भी अपने माँ के पेट से पैदा हुए हैं, माँ के उदर से हमारा जन्म हुआ है। तो मनुष्य भी क्या है? माँ के उदर से जन्म लेने वाले प्राणी में आता है। इनके बच्चे माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं, है कि नहीं? हम माँ का दूध पीकर बड़े हो गए हैं। गाय का बछड़ा होता है वो माँ का दूध पीकर बड़ा होता है। मेमने बकरी का दूध पीकर बड़े होते हैं। तो ये जो जीव है ये माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। और इनके शरीर पर बच्चों बाल होते हैं। देखो हमारे शरीर पर भी बाल है, गाय के भी शरीर पर बाल है, कुत्ते के भी शरीर पर बाल है, बिल्ली के भी शरीर पर बाल है। अर्थात इनके शरीर पर बाल होते हैं। जो माँ के पेट से जन्म लेते हैं उनका क्या क्या मैंने बताया? दूध पीते हैं और बड़े होते हैं। उनके शरीर पर बाल होते हैं। और दूसरा बाह्य कर्ण होते हैं, अर्थात बाह्य कान होते हैं। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जिनके भी कान है वो माँ के पेट से पैदा होते हैं, माँ के उदर से जन्म लेते हैं। गाय को कान है, गाय का बछड़ा गाय के पेट से, गाय के उदर से जन्म लेता है। कुत्ते, कुत्ती के जो बच्चे होते हैं, पिल्ले होते हैं, वो कुतिया के उदर से अर्थात पेट से जन्म लेते हैं। तो जो माँ के पेट से जन्म लेते हैं उनकी मैंने 3 विशेषता बताई। पहली विशेषता वो दूध पीते हैं माँ का और बड़ा होते हैं। दूसरी विशेषता उनके शरीर पर बाल होते हैं। और तीसरी विशेषता उनके बाह्य कर्ण अर्थात उनके कान होते हैं। अब आगे है रूपांतरण दर्शाने वाले। मैंने बताया था रूपांतरण अर्थात क्या? वो धीरे धीरे विकसित होते हैं, बढ़ते हैं। रूपांतरण दर्शाने वाले जिसका उदाहरण है कीटक। बच्चों जितने भी प्रकार के कीटक है वो कीटक, इनकी वृद्धि अलग अलग चरण से होती है, अलग अलग अवस्था होती है और इसे क्या कहेंगे? रूपांतरण। मैंने बताया था अंडे देने वाले प्राणी कौन कौन है? मेंढक, सांप, मकड़ी, मछली, छिपकली और कौवा। माँ के पेट से जन्म लेने वाले प्राणी कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, भैंस, इंसान और हाथी। और रूपांतरण मैंने बताया था कि जैसे छोटी छोटी अवस्था होती है, चरण होते हैं। रूपांतरण से कीटक, जितने भी प्रकार के कीटक हैं उनका जन्म रूपांतरण से होता है। तो ये रूपांतरण का उदाहरण है। तो जो आपको पता है मुर्गी अंडे देती है, उन अंडों में से चूजे बाहर आते हैं। परंतु बिल्ली जो होती है, बिल्ली के बच्चे अंडों में से बाहर नहीं निकलते। मैंने बताया था बिल्ली अंडा नहीं देती, बिल्ली अपने बच्चों को पैदा करती है। बिल्ली अंडे नहीं देती। जितने भी पक्षी है, पक्षी अंडे देते हैं। बिल्ली पक्षी नहीं है, वह अंडे नहीं देती। आपको ध्यान रखना है सभी पक्षी अंडे देते हैं और जिनको कान होते हैं
वो सभी प्राणी माँ के पेट से या उदर से बच्चे देते हैं। बिल्ली के बिलोटे भी अपनी माँ के उदर से विकसित होते हैं। समय होने पर बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है। बिल्ली, कुत्ता, बकरी, हाथी, शेर, बंदर, ये जो प्राणी हैं ये अंडे नहीं देते। इनकी शिशुओं की वृद्धि माँ के उदर में अर्थात माँ के पेट में होती है। माँ के उदर से ही उनका जन्म होता है। मैंने बताया था, देखो कुत्तियां अपने बच्चों को दूध पिला के बड़ा करती है और उसके बच्चे माँ के पेट से अर्थात माँ के उदर से पैदा होते हैं। बकरी, उसके मेमने माँ के उदर से पैदा होते हैं। ये जितने भी प्राणी हैं जिनके शरीर पर बाल है, जिनको कान है, ये क्या करते हैं, अपने बच्चों को माँ के उदर से जन्म देते हैं। मुर्गी की चूजों को अंडे में से जन्म होता है। जितनी भी मुर्गियां हैं वो अंडे देती है और अंडे देने के बाद उनके जो चूजे हैं वो अंडों में से उनका जन्म होता है। चींटियां, ये देखो चींटी के अंडे देखो बच्चों, चींटियां क्या करती है, अंडे देती है। ये चींटी के अंडे है। तितलियां, मैंने बताया था रूपांतरण से इनका जन्म होता है। ये मछली के अंडे है, मछली भी अंडे देती है। मेंढक, मेंढक के अंडे देखो बच्चों। ये सांप के अंडे है। ये सभी प्राणी अंडे देते हैं। इन प्राणियों के अंडे हमें यहाँ वहां दिखाई नहीं देते। कुछ अत्यंत छोटे प्राणियों के अंडे भी आसानी से हमें दिखाई नहीं देते। बच्चों, आज हम एक नया शब्द सीखने वाले हैं। देखो ये ऐसे अंडे हैं, ये आपको नॉर्मली दिखाई नहीं देंगे, आंखों से दिखाई नहीं देते क्योंकि इनके अंडे छोटे छोटे होते हैं। अब अंडे देने वाले प्राणी, अंडे देने वाले प्राणी मैंने बताया था मेंढक, सांप, मकड़ी, मछली, छिपकली और कौवा। आज हमको एक नया शब्द सीखना है, वो है अंडे सेना। अच्छा, अंडे सेना अर्थात क्या, फिर से देखो शब्द को ध्यान से सुनो। अंडे सेना, अंडों को हल्की गर्मी देने के लिए मुर्गी के अंडों पर बैठने की क्रिया को अंडे सेना कहते हैं। अंडे को सेने के लिए मुर्गी उन पर बैठती है। इससे अंडों को गर्मी अर्थात उमस मिलती है। अंडे के अंदर मुर्गी के चूजों की वृद्धि होती है। तो ये शब्द क्या है बच्चों, अंडे सेना, अर्थात मुर्गी अंडा देती है और फिर उसकी वृद्धि के लिए, बच्चों की वृद्धि के लिए, अंडों की वृद्धि के लिए वो उसके ऊपर बैठती है और गर्मी के कारण उसके बच्चों का विकास होता है और चूजे अंडों से बाहर आते हैं। तो अंडे सेना आपको देखना है। देखो बच्चों, मुर्गी ने अंडे दिए हैं और वो अंडे के ऊपर बैठी है, वो अंडे को से रही है, इसे कहेंगे अंडा सेना या फिर अंडे सेना। इसके अंडे को अपेक्षित उमस या गर्मी की आवश्यकता होती है। मुर्गी स्वयं अंडों पर बैठकर अपने शरीर की गर्मी अंडे में पहुंचाती है। इसे ध्यान में रखना है, क्या कहेंगे, अंडे सेना। मुर्गी अंडे देती है, अंडों के अंदर स्थित चूजे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। वृद्धि पूर्ण होने पर चूजे अंडे के आवरण को तोड़कर बाहर आते हैं। अंडों के सेने की अवधि में मुर्गी आक्रामक बनती है। जी बच्चों, जब मुर्गी अंडे सेती है ना तो आप उसके आसपास भी नहीं जा सकते। वो इतनी क्रोधित होती है, इतनी गुस्से में आती है वो कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। वो बहुत आक्रामक होती है। क्यों? क्योंकि उसे अपने बच्चों की रक्षा करनी होती है, उसे अपने अंडों की रक्षा करनी होती है। जब भी वो अंडे को सेती है तो वो अपने आसपास किसी को भी आने नहीं देती, क्योंकि उसे अपने बच्चों की रक्षा करनी होती है। प्रत्येक सजीव को अपनी संतान प्यारी लगती है। मुर्गी अपने चूजे की सुरक्षा करती है और इसीलिए वह
अंडे के प्रति लोगों से सावधान रहती है, इसीलिए अंडे को सेते समय वह आक्रामक हो जाती है। मुर्गी के अंडों में से चूजे बाहर आने में मैंने बताया था ना कि जो अंडे होते हैं वृद्धि होने के बाद चूजे बाहर निकलते हैं, और उसके लिए कितना समय लगता है बच्चों? 20 से 22 दिन 20 से 22 दिन लगते हैं। अंडे के अंदर चूजे के विकसित होने के लिए उन्हें सेकर अपेक्षित गर्मी पहुंचाना आवश्यक होता है। इसीलिए यदि अंडे न से तो चूजे विकसित नहीं होंगे। मुर्गी और चूजों में केवल दोनों के शरीर के बनावट, बाहरी रचना में समानता होती है। दोनों के शरीर पर रोए होते हैं। देखो बच्चों, समानता है कि नहीं? दोनों के पंख होते हैं। यह अपनी माँ का छोटा रूप होता है। बच्चों, जैसे मैंने कहा, पक्षी अंडे देते हैं। अंडों द्वारा पक्षी, मछलियाँ, सांप, मेंढक, चींटियाँ, इनके बच्चों का जन्म होता है। इनके बच्चे अंडों में से बाहर निकलते हैं। प्रत्येक पक्षी को चूजे की वृद्धि के लिए अंडे सेने पड़ते हैं। बच्चों, सिर्फ मुर्गी अंडा नहीं सेती, जितने भी पक्षी है, कौवा, चिड़िया, जितने भी पक्षी है वो अंडे सेते हैं। प्रत्येक पक्षी को अंडे सेने का समय अलग अलग होता है, और अंडों में से चूजे अर्थात बच्चे बाहर आने का समय भी अलग अलग होता है। जैसे मुर्गी के अंडों में से चूजे बाहर आने का समय 20 या 22 दिन लगते हैं। कौवे को 16 से 17 दिन लगते हैं। गौरैया को 11 से 14 दिन लगते हैं। कबूतर को 17 से 19 दिन लगते हैं, और मोर को 27 से 29 दिन लगते हैं। पक्षियों के बच्चे चूजे सबसे कम अर्थात 11 दिन और अधिक से अधिक 64 दिन तक अंडे में रहते हैं। तो बच्चों, हमने मुर्गी का एक उदाहरण लेकर चूजों को अंडों में से जन्म किस प्रकार होता है ये देखा। मुर्गी अंडे देती है, बाद में मुर्गी अंडे को सेती है, जिससे अंडों के अंदर के चूजों का विकास होता है। अंडों को सेने के लिए मुर्गी उन पर बैठती है और उन अंडों को गर्मी अर्थात उमस मिलती है। वृद्धि पूर्ण होने पर अंडे के आवरण को तोड़कर चूजे बाहर निकलते हैं। बड़े होने तक मुर्गी इन चूजों का ध्यान रखती है, अर्थात उनकी रक्षा करती है। कुछ समय बाद ये चूजे स्वयं अपना भोजन खोजने लगते हैं। अब बच्चों, बकरी और मेमना। बकरी का मेमना और बकरी, इन दोनों में समानता होती है। मुर्गी के चूजे और मुर्गी में भी समानता होती है। लेकिन देखो वापस एक बार, इन दोनों में समानता है, इन दोनों में समानता है, इन दोनों में समानता है, लेकिन तितली और इल्ली दोनों अलग अलग लग रहे हैं। देखो यहाँ पे उसकी ये जो तितली है उसका जो बच्चा है उसे कहेंगे इल्ली। इल्ली और तितली में कोई भी समानता नहीं होती, उनमें बहुत अंतर होता है। बच्चों, सुंदर आकार वाली विभिन्न प्रकार की तितलियां हमारे आसपास होती है, और ये हमारे परिसर का एक भाग है। बगीचे में पेड़ पौधों पर हम कितनी सारी तितलियां देखते हैं। ये रंग बिरंगी तितलियां उड़ते हुए हम देखते हैं। तितलियों का जीवन वनस्पतियों के सानिध्य में आसपास ही बीतता है। तितलियों की वृद्धि होते समय उसमें अंडा, इल्ली, लार्वा, कोशित और प्रौढ़, ये 4 अवस्था होती है। मैं आपको लास्ट में पूछने वाली हूँ, तितली की अवस्था कौन सी है? पहली है अंडा, दूसरी है इल्ली अर्थात लार्वा, तीसरा है कोशित और चौथा है प्रौढ़ तितली। तितली और अंडों से निकली हुई इल्लियां, इसमें कोई भी समानता नहीं दिखाई देती है। इल्ली के पूर्ण विकसित अर्थात रूपांतरित होने पर वो तितली जैसे दिखाई देती है। बच्चों, मैंने आपको बताया कि जितने भी कीटक है इनका जीवन क्रम कैसे होता है? रूपांतरण से। इनकी वृद्धि के अलग अलग चरण होते हैं, अवस्था होती है। तो समझते हैं रूपांतरण अर्थात क्या। तितली की इल्ली और तितली में काफी अंतर होता है। इल्ली
जैसे सजीवों को विकास द्वारा उनका वयस्क स्वरूप प्राप्त होने की क्रमिक क्रिया को रूपांतरण कहते हैं। किसी प्राणी के शिशु की पूर्ण अवस्था प्राप्त प्राणी के रूप में इतना बड़ा अंतर होता है कि वह आसानी से हमारे ध्यान में नहीं आता। इसी को रूपांतरण कहते हैं। मतलब उसका विकास होता है, वृद्धि होती है और उसमें अवस्था बदल हो जाता है, उसे क्या कहेंगे? रूपांतरण। व्याघ्र शलभ नामक जो तितली होती है वो हमारे आसपास बड़ी संख्या में दिखाई देती है। ये जो है तितली, ये क्या है? तितली का नाम व्याघ्र शलभ। ये जो व्याघ्र शलभ नामक तितली है ये हमारे आसपास बड़ी संख्या में दिखाई देती है। और इसके उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे कि तितलियों की वृद्धि किस प्रकार होती है। सर्वप्रथम व्याघ्र शलभ तितली की जो मादा होती है वो मदार की पत्तियों पर अंडे देती है। लगभग 6 से 8 दिनों में इन अंडों में से डिंबक बाहर आता है। तितली के डिंबक को इल्ली कहते हैं। तितली की इल्ली अंडे में से बाहर निकलती है और वो तुरंत खाना प्रारंभ करती है। बच्चों, वो क्या खाएगी? तो वो पत्ती खाती है। जिस पत्ती पर वो अंडे से बाहर आती है उसी पत्ती को वो कुतर कर खाना प्रारंभ करती है। और वो इतनी तेजी से खाती है कि उसका जो विकास होता है, उसकी जो वृद्धि होती है वो तेजी से होती है। उसके खाने का वेग अधिक होता है, इसीलिए उसकी वृद्धि भी तेजी से होती है। अब हमको एक नया शब्द सीखना है, कैचुअल। अर्थात कैचुअल अर्थात क्या? शरीर की वृद्धि होते समय कम चुस्त पड़ने वाला शरीर जो है उसका जो आवरण है उसे कैचुअल कहते हैं। जो कम चुस्त पड़ने वाला जो शरीर का आवरण उसे क्या कहेंगे? कैचुअल। पहले 2 से 2.5 दिनों में व्याघ्र शलभ तितली की इल्ली में वृद्धि होती है। उसकी कैचुअल उसके लिए कम पड़ जाती है क्योंकि बढ़ने के कारण उसका जो शरीर है उसको कम पड़ जाता है और वो पुरानी कैचुअल के अंदर बढ़े हुए शरीर पर नई कैचुअल आ जाती है। यह कैचुअल ढीली होती है। अब इल्ली पुरानी कैचुअल में से बाहर आ जाती है। इस क्रिया को इल्ली का कैचुअल छोड़ना कहते हैं। तो आपको नया शब्द पहले मैंने बताया था अंडे सेना, और दूसरा मैंने क्या शब्द बताया? कैचुअल, कैचुअल छोड़ना। इसके बाद वह फिर से पत्तियों को कुतरकर खाना शुरू करती है। उसकी पुनः तेजी से वृद्धि होने लगती है। 2-2.5 दिनों में वो फिर से केचुअल छोड़ती है। इस तरह वह 4 बार केचुअल छोड़ती है। व्याघ्र शलभ तितली इल्ली की अवस्था में 10 से 12 दिनों तक रहती है। अंतिम केचुअल छोड़ने के बाद वह इल्ली किसी डंठल पर अथवा किसी पत्ती पर रेशम जैसे धागों की गुंडी बनाती है। इसी गुंडी पर वह लटकी रहती है। इस समय केचुअल छोड़ते ही अंदर की कोशिका दिखने लगता है। वृद्धि की इस अवस्था को क्या कहते हैं? कोशावस्था। कोश के अंदर व्याघ्र शलभ तितली लगभग 11 से 12 दिन तक रहती है। इस अवस्था में वह कुछ नहीं खाती। उसके शरीर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। उसको आकर्षक पंख निकलते हैं और उनमें कुछ परिवर्तन होते हैं। इस कोशिका के अंदर व्याघ्र शलभ तितली के वृद्धि पूर्ण होती है और बाद में प्रौढ़ व्याघ्र शलभ तितली कोशित आवरण में से बाहर आती है। इस अवस्था में व्याघ्र शलभ तितली के 6 लंबे पैर और आकर्षक पंख होते हैं। सभी तितलियों की वृद्धि बच्चों इसी प्रकार से होती है। हम देखते हैं कि जो तितली होती है वो कौन सी वनस्पति पर या कौन सी पत्तियों पर अंडे देने वाली है, ये निश्चित होता है। विभिन्न प्रकार की तितलियों के अंडों में से इल्ली के बाहर आने का समय कम अधिक होता है। इल्लियों में इतनी विविधता होती है। विभिन्न प्रकार की इल्लियों के रंग अलग अलग होते हैं। उनका शरीर लंबोत्रा होता है। कुछ ऐसी इल्लियां भी होती है जिनके शरीर पर रोए और तंतु होते हैं। बच्चों, हम अनाज को बीनकर साफ करके रखते हैं, परंतु अगर कुछ दिनों के बाद हम लोग डिब्बे का ढक्कन खोलेंगे तो उसमें कीड़े लगते हैं। ये कीड़े कहाँ से आते हैं? अनाज के गोदाम, बनिए की दुकान, हमारे घर में ऐसे कई स्थान पर रखे हुए अनाज में कीड़े हो सकते हैं। कीड़ों की मादा इन अनाजों में अंडे देती है और ये हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि ये आकार में छोटे छोटे होते हैं।
अनाज रखे गए डिब्बे के अंदर हवा पास नहीं होती, उनको अंदर गर्मी मिलती है, उमस मिलती है और इन अंडों के लिए वो पर्याप्त होती है। और यही कारण है कि डिब्बे में इनकी क्या होती है, वृद्धि होती है। और इन कीटकों में भी अंडा, इल्ली, कोशिक, प्रौढ़ 4 अवस्था होती है। जब हम डिब्बा खोलते हैं तब अनाज में से ये कीटक वृद्धि की जिस अवस्था में होते हैं उसी अवस्था में हमें दिखाई देते हैं। मटर की फली जो होती है उसमें भी हम क्या देखते हैं, कीड़े दिखते हैं, है कि नहीं? तो मटर की फली में भी कीड़े, जो मादा होती है उसमें अंडे डालती है और उस मटर की जो फली होती है उसके अंदर उसका विकास होता है। अब बच्चों इस वीडियो द्वारा हमको देखना है कि किस प्रकार से होता है। व्याघ्र शलभ की मादा मदार की पत्तियों पर अंडे देती है। 6 से 8 दिनों में अंडों में से इल्लियां बाहर आती है। देखो बच्चों कैसे अंडों में से इल्ली बाहर आई। अंडे से बाहर आने पर बड़ी तेजी से वो पत्तियां खाती है। देखो कैसे कुतर रही है पत्ती को, और उसके खाने का वेग अत्यंत तीव्र होता है, अधिक होता है। बढ़ने पर उसका बाहरी आवरण केचुअल उसके लिए कम पड़ने लगता है और नई केचुअल उसको आती है। ऊपरी केचुअल में से बाहर निकल जाती है और इसे क्या कहेंगे, केचुअल छोड़ना। अब ये पुनः पत्तियों को कुतर कर खाना प्रारंभ कर देती है और इसकी तेजी से वृद्धि होने लगती है। 2.5 दिनों में वह अपना पुनः केचुअल छोड़ती है। 10 से 12 दिनों में इल्ली 4 बार केचुअल छोड़ती है। पूर्ण विकसित इल्ली अपने निचले ओठ से रेशम जैसा लचीला धागा बाहर निकालती है और इस धागे को अपने चारों ओर लपेटकर एक आवरण तैयार करती है। इसे क्या कहेंगे, कोशावस्था। कोशित अवस्था में वो कुछ नहीं खाती। उसके शरीर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। उसके पैर लंबे होते हैं और रंगी बिरंगी पंख निकलते हैं। और प्रौढ़ व्याघ्र शलभ तितली कोशित आवरण से बाहर आती है। और इस अवस्था में व्याघ्र शलभ तितली के 6 लंबे पैर होते हैं और आकर्षक पंख होते हैं। और कभी सभी ये तितलियों की वृद्धि इसी प्रकार होती है। और ये सुंदर सुंदर तितलियां इल्ली में से विकसित होती है रूपांतरण की पद्धति से। बच्चों ये जो रंगी बिरंगी तितलियां हैं ये हमारे प्रकृति की शोभा बढ़ाती है और आप इन तितलियों को नहीं पकड़ेंगे, इनको परेशान नहीं करेंगे, इन जीवों का आप ध्यान रखोगे। हमने क्या सीखा, मुर्गी के चूजों की वृद्धि होने के लिए मुर्गी अंडे सेती है। मुर्गी के चूजों को वृद्धि होने के लिए मुर्गे अंडे सेती है। तितलियों की वृद्धि 4 अवस्था में होती है, अंडा, इल्ली, कोशित और प्रौढ़ तितली। व्याघ्र शलभ तितली मदार पेड़ की पत्तियों पर अंडे देती है, अंडे में से बाहर निकलती है और उसे क्या कहते हैं, तितली कहते हैं। इल्ली की पूर्ण वृद्धि हो जाने पर कोशित अवस्था प्राप्त होती है। पूर्ण वृद्धि हो जाने पर तितली कोश से बाहर आ जाती है। उस समय उसे 6 लंबे पैर और आकर्षक पंख होते हैं। पूर्ण वृद्धि प्राप्त चूजे अंडे के आवरण को तोड़कर बाहर निकल आते हैं। अभी बच्चे अपना स्वाध्याय टाइम है, आप अपने माइक ऑन करेंगे और मुझे उत्तर देंगे। मैंने आज उत्तर लिख के रखे हैं, खाली आपको उत्तर पढ़ने हैं देखकर। माइक ऑन करेंगे। पहला प्रश्न कौन पढ़ेगा बच्चों? पहला प्रश्न कौन पढ़ेगा? मैं खुशी रजक बोलूं? यस, पढ़ो बेटा खुशी। मुर्गी को अपने अंडे क्यों सेने पड़ते हैं? वेरी गुड। उत्तर पढ़ो बच्चे। उत्तर, अंडों के अंदर उसके चूजों की वृद्धि होने के लिए हल्की गर्मी की आवश्यकता होती है, इसलिए मुर्गी को अंडों पर बैठकर उन्हें सेने पड़ते हैं। वेरी गुड, थैंक यू खुशी। आप अपना माइक बंद कीजिए अभी। बच्चों मैंने प्रश्न पूछा था, मुर्गी अपने अंडे को
क्यों सेती है या फिर मुर्गी को अपने अंडे क्यों सेने पड़ते हैं। तो हमने देखा था कि मुर्गी अंडा देती है और अंडे के अंदर जो उसके चूजे होते हैं उनकी वृद्धि होने के लिए, उनका विकास होने के लिए वो क्या करती है, गर्मी देने के लिए उन अंडों पर बैठती है और अपनी जो गर्मी होती है, उसके शरीर की जो गर्मी होती है वो गर्मी उन अंडों को देती है, जिसके कारण उसके चूजों का विकास होता है और चूजे अंडों में से बाहर आते हैं। और इसीलिए मुर्गी क्या करती है, अंडों पर बैठकर अंडे को सेती है। स्क्रीनशॉट लिया बच्चों? बोलो यस। दूसरा प्रश्न कौन पढ़ रहा है? सलमान? कौन है, नाम बोलो बेटा। दिव्यांश। ओके दिव्यांश, वेरी गुड बॉय, पढ़ो। अंडों को सेने की अवधि में मुर्गी आक्रामक क्यों हो जाती है? उत्तर, जिस समय मुर्गी अंडे सेती है इस समय वह अंडों की सुरक्षा हेतु आक्रामक बन जाती है। वेरी गुड, थैंक यू दिव्यांश। बच्चों, अंडा जब सेती है मुर्गी तब वो आक्रामक होती है। मैंने बताया था कि वो अपने आसपास किसी को भी आने नहीं देती, क्योंकि उसे अपने अंडों की सुरक्षा करनी होती है, अपने बच्चों का जीवन उसको बचाना होता है और इसीलिए वो क्या हो जाती है, आक्रामक अर्थात गुस्से वाली हो जाती है कि नहीं? स्क्रीनशॉट लिया? स्क्रीनशॉट लेना है। बुक में आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और व्हाट्सएप के आपकी जो टीचर है उनके ग्रुप में आपको भेजना है और फिर वो टीचर मुझे दिखाएगी, मैं आपको स्टार दूंगी और वेरी गुड बोलूंगी। ठीक है? तीसरा प्रश्न कौन पढ़ रहा है? आर्यन गुप्ता, पढ़ोगे बेटा? तीसरा प्रश्न कौन पढ़ेगा? सोलोनी आप पढ़ोगी? तीसरा प्रश्न पढ़ो। श्रद्धा। श्रद्धा पढ़ो बेटा। तितलियों की वृद्धि की 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? उत्तर, तितलियों की वृद्धि की 4 अवस्थाएं निम्नलिखित तीसरा कोशित, चौथा थैंक यू बेटा। माइक बंद करो अपना, माइक बंद करो अपना। अंडा, इल्ली, कोशित और प्रौढ़ तितली। आपको नींद भी कोई पूछेगा तितली की अवस्था कौन सी है तो ध्यान से बोलना है, अंडा, इल्ली, कोशित और प्रौढ़ तितली। स्क्रीनशॉट लेते जाना है आपको। चौथा प्रश्न कौन पढ़ेगा? यस बच्चों, चौथा प्रश्न। हाँ बोलो बेटा नाम। सोनल। सोनल पढ़ो बेटे। कोशावस्था में व्याघ्र शलभ तितली के शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? उत्तर, कोशावस्था में तितली के शरीर में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन जैसे उनके पंख निकलते हैं। इसी कोशित के अंदर तितली निर्माण होती है और ये उसके परिवर्तन होते हैं। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों। अगला प्रश्न है, सही या गलत लिखो। इसके उत्तर मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि उसके उत्तर मुझे बच्चे आप देंगे। पहला प्रश्न है, बकरी के मेमने अंडे में से बाहर निकल आते हैं, सही या गलत? गलत। बकरी अंडे नहीं देती। मैंने बताया था जितने भी कान वाले जो प्राणी हैं वो प्राणी क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, वो अंडे नहीं देते। तो अंडे कौन देता है बच्चों? अंडे कौन देता है? मुर्गी, सांप, मुर्गी, मुर्गी, जितने भी प्रकार के पक्षी हैं अंडे देते हैं। स्क्रीनशॉट लिया? चींटी के अंडे अत्यंत छोटे होने के कारण आसानी से दिखाई नहीं देते, सही कि गलत? सही। वेरी गुड। छोटे छोटे अंडे होते हैं जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते।
जब अंडे में से तितली की इल्ली बाहर आती है तब उसे भूख नहीं होती। कौन बताएगा? गलत। गलत, मैंने बताया था। जब मिस अंडे मैं बोलूं? हाँ बोलो बेटे। जब अंडे में से तितली की इल्ली बाहर आती है तब उसे भूख नहीं होती। उत्तर दोगे आप? उत्तर दो। बच्चा, जब अंडे में से तितली बाहर आती है तो उसे भूख होती है कि नहीं होती है? उसे इतनी सारी भूख होती है कि वो पूरा वो पत्ता कुतर के खाती है। उसे तेजी से भूख लगती है और तेजी से खाने के कारण उसकी वृद्धि भी तेजी से होती है। तो ये सेंटेंस क्या है? गलत है। इसका उत्तर क्या आएगा? गलत। खाली स्थान कौन पढ़ेगा? खुशी, रजक पढ़ो बेटे। खुशी, माइक ऑन करो बच्चा। तितली की मादा वनस्पतियों की पत्तियों पर डैश देती है। क्या टीचर मैं देती है? बताऊं? हाँ टीचर मैं अंजलि बोलूं? बोलो। तितली की मादा वनस्पतियों की मादा वनस्पतियों के पत्तियों पर अंडे देती है। वेरी गुड। दूसरा प्रश्न पढ़ो। तितली के डैश को इल्ली कहते हैं। है। तितली के डिंबक को इल्ली कहते हैं। समझ में आया ना? तितली का जो अंडा होता है उसे क्या कहेंगे? डिंबक। और इस डिंबक को क्या कहते हैं? इल्ली। तितली के डिंबक को इल्ली कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में लिखो और सुंदर अक्षर में लिखने के बाद अपनी टीचर को व्हाट्सएप पे भेजो, ताकि आपको टीचर स्टार देगी और अगली कक्षा में आपको भेजेगी। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो अगली कक्षा में आप नहीं जाओगे बच्चा। और थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे उत्तर दिए और मुझे इतना अच्छा साथ दिया। ओके टीचर। अभी हमारा ये पाठ यहाँ पर पूरा होता है। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनोगे कि प्राणियों को आप परेशान नहीं करोगे, तितलियों को आप पकड़ोगे नहीं, कुत्ता बिल्ली उनको पत्थर नहीं मारोगे, उनकी पूंछ नहीं पकड़ोगे, प्राणियों पर दया भाव रखोगे। ठीक है बच्चों?